वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सीपीआई के बारे में, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। हम लोग मेथड्स देख रहे थे कि किस तरीके के कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर हमने डब्ल्यूपीआई को निपटा लिया, ठीक है। अब हमारे लिए जो बाकी रह गया वो रह गया सीपीआई बाकी और जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में कोई डाउट तो नहीं मिसबा किसी भी तरीके का? अच्छे से समझ में आ गया था? ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या करता है? ये मेजर करता है कि जो भी चेंजेस होते हैं रिटेल प्राइसेस के अंदर, अगेन इसके अंदर भी वही फिनोमिना है कि मंथली बेसिस पर जो रिटेल प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसको मेजर करने का जो मीडियम है हमारे पास वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। रिटेल प्राइसेस मतलब कैसे? जो भी गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, ठीक है। प्लस यहां पर एक यूनिक बात ये आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर कि यहां पर सर्विसेज को भी देखा जाता है, ठीक है। यहां पर सर्विसेज को भी देखा जाता है। डब्ल्यूपीआई में क्या हम सर्विसेज को देखते हैं मिसबा? होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं देखते, लेकिन सिर्फ गुड्स देखते हैं, कमोडिटीज देखते हैं। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, गुड्स भी और सर्विसेज भी मंथली बेसिस पर। तो यहाँ पर हम लोग गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं और सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, और उनके रिटेल प्राइसेस जो होते हैं ना मंथली बेसिस पर जो चेंज होते हैं। अब ये रिटेल प्राइसेस मतलब क्या? होलसेल प्राइसेस मतलब बल्क में जो भी चीज़ होती है। रिटेल प्राइसेस मतलब जो भी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर जो भी कंज्यूमर्स तक पहुंचता है वो होते हैं रिटेल प्राइसेस, ठीक है। ये फोकस करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पर। अब इसका मतलब क्या है ये होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स? यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स के लाइकिंग्स को देखते हुए एक ऐसी कमोडिटी बास्केट प्रिपेयर करी जाती है जिनकी सिमिलर लाइकिंग्स हो, सेम लाइकिंग्स हो पर्टिकुलर गुड को लेकर, पर्टिकुलर सर्विस को लेकर। इसका इजी मतलब ये है, देखो देश में जनसंख्या जो होती है मिसबा, ये तो चीज़ हमें पता है ना कि जो भी जनता है, जनसंख्या है, तो उसमें से बहुत सारी मात्रा के अंदर ऐसी जनसंख्या है, ऐसी जनता है जो कि नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनके लिए कॉमन होंगे, दूध, ब्रेड, आटा, चावल वगैरह ये सबके लिए आता है ना, हर घर में आता है ना, चाहे वो किसी भी प्राइस में हो, किसी भी राशन स्टोर से हो, किसी भी क्वालिटी का हो, लेकिन ये सब लोग कंज्यूम करते हैं। जनरली कुछ कुछ ऐसे गुड्स है ना जिसकी सेम लाइकिंग सबके लिए रहती है। इसी को बोला जाता है होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में। अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलरनेस या सेमनेस, सिमिलरनेस या सेमनेस। तो यहां पर जो है अभी के लिए प्रेजेंटली, मतलब यहां पर टू ग्रुप्स ऑफ होमोजीनियस ग्रुप्स को देखा जाता है, एक रूरल हाउस होल्ड्स, एक अर्बन हाउस होल्ड्स। कि गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, और शहर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एक बास्केट बनाई जाती है। अब यहां पर हम लोग सिर्फ कमोडिटीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे दोनों की दोनों चीजें बोल रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की दोनों चीजें वो जो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंज्यूमर्स जो है ना, ये जो दो कैटेगरीज के कंज्यूमर्स की यहां पर बात चल रही है, रूरल हाउस होल्ड्स एंड अर्बन हाउस होल्ड्स, रूरल हाउस होल्ड्स एंड अर्बन हाउस होल्ड्स। तो यहां पर यह चीज रिफ्लेक्ट होती है, इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग। गांव में रहने के लिए, शहर में रहने के लिए, गुजारा करने के लिए क्या पर्सन की इनकम इतनी पर्याप्त मात्रा में है, क्या वो इनफ है कि वो अपनी इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकें। ये बात होती है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं, जैसा कि हमने बात करी। ब्रॉडर कैटेगरीज जो इसकी बनाई जाती हैं, जो होमोजीनियस ग्रुप ऑफ नेचर के हिसाब से बनाई जाती है कंज्यूमर्स के हिसाब से, जिनकी सिमिलर लाइकिंग्स हैं प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं वो पक्का जर्नली कंट्री के सभी हाउस होल्ड सिमिलर नेचर में वो कंज्यूम करते हैं। तो उसके अंदर चार तरह के बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का, नंबर 1, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर का। तीसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबरर का। और फिर एक होता है
एक कॉम्बिनेशन का बना हुआ है जिसमें सीपीआई रूरल, अर्बन, रूरल प्लस अर्बन और कंबाइंड, ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मोड होता है। और करेंटली अभी इसमें जो बेस ईयर यूज होता है, मतलब यही वाला यूज होता है अभी, इसमें बेस ईयर 2012 का यूज होता है। लेकिन अभी इसको छोड़ो, अभी मैं आपको बेसिक तरीके से आराम से समझाता हूं इसको। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सबसे पहली कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वर्कर, इसमें बेस ईयर यूज होता है 2016 का, ठीक है। पहले 2001 का बेस ईयर इसके अंदर यूज होता था, अब 16 का होने लगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बेसिकली इसको चेंज कर दिया था, और कुछ कमिटीज वगैरह भी बैठी थी, मिनिस्ट्री का डिसीजन था, मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो के अंतर्गत ऐसा करा गया था, ठीक है। कितना बेस ईयर था? 2001, 2020 तक, अक्टूबर के महीने तक, कोविड के टाइम्स पे ये ऐसा करा गया था, और 2016 फिर इसको कर दिया गया। ये है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो पहली कैटेगरी है, जो पहला इंडेक्स है, सब इंडेक्स है जो सीपीआई के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर का, इट इज डिजाइन टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसलिए क्योंकि सीपीआई के अंदर कमोडिटीज प्लस सर्विसेज दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा यूज करी जाएंगी थ्रू आउट द टाइम। यहां पर बात हो रही है इंडस्ट्रियल वर्कर की, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल वर्कर कौन होता है? ये बेसिकली कहां काम कर रहे होंगे? रूरल एरियाज में कि इंडस्ट्रियल, ये रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में? बताओ, ज्यादातर कहां काम कर रहे होंगे? बोलो। अर्बन एरियाज में, क्योंकि यहां पर दो कैटेगरीज है ना ब्रॉडली वैसे। तो जनरली ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो होती हैं हमारे देश के अंदर, वो कहां पर लोकेटेड होती हैं? बताओ, रूरल एरियाज के अंदर कि अर्बन एरियाज के अंदर? अर्बन, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर। इसको इसलिए डिजाइन करा गया था टू रिवाइज मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर लेबर इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों के अंदर जो मजदूरों को वेजेस मिलती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, या फिर दिहाड़ी के बेसिस पर, यानी कि जो डेली मिलती है, ठीक है, इसकी मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसके लिए देखा जाता है। अब आप कहोगे कि मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना ये सीपीआई का पार्ट कैसे? ये तो एक गवर्नमेंट की नॉर्मल सी पॉलिसी है ना। तो देखो होता क्या है, नाम देखो लेबर ब्यूरो। अब लेबर ब्यूरो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि अर्बन एरियाज के जो लेबरर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, सर उनको देखेगा। इसको पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर ये लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो ऑब्वियसली बात है कि रूरल वर्कर्स जो हैं ये उनको भी देखेगा। तो अब अलग अलग राज्यों के अंदर क्या जो वर्कर्स जो काम करते हैं, क्या उनको इतनी वेजेस मिल पा रही है कि वो अपनी एक फेवरेबल मंथली इनकम के हिसाब, मतलब एक मंथली जो घर का जो बजट होता है उसके हिसाब से वो फेवरेबल अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज के अफोर्ड कर पा रहे हैं? क्या उनकी वेजेस इतनी हैं कि उनको जो भी आवश्यकता के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होता है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? तो एक बात बताओ, जो मान लो कि जब मनरेगा स्टार्ट हुआ था अर्पित, तो मनरेगा के स्टार्ट होने से लेकर अभी तक क्या अगर हम लोग सेम वेजेस देते चले आते तो कोई भी क्या ल्यूक्रेटिव मानता, या फिर मजबूरी में भी कभी काम करता क्या मनरेगा में, जो अगर वेजेस तब चली आ रही होती जब से मनरेगा आया है? नहीं ना। या फिर जिन मजदूरों को दिहाड़ी मिलती होगी आज से 40-50 साल पहले, तो क्या अगर वो दिहाड़ी के रेट जो हैं वो आज भी अगर मेंटेन रहे, तो क्या कोई मजदूर कभी कहीं काम करने आएगा? नहीं ना। उतना क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। इंसान काम किसके लिए करता है? बेसिक चीज के अगर हम लोग यहां पर बात करें, सोसाइटी के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं, कोई भी प्रोफेशन के अंदर मतलब पूरे देश में करोड़ों तरह के, अरबों तरह के प्रोफेशंस होते हैं। कोई प्लम्बर है, बिजली ठीक करने वाला है, गटर नाली साफ करने वाला है, रोड पे झाड़ू लगाने वाला है। ये इतने वेजेस पर काम करने को क्यों मान जा रहे हैं? हम ये मान सकते हैं ना कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का उनका गुजारा हो रहा है। कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ति हो पा रही है, लेकिन कुछ तो हो ही पा रहा है ना, तभी तो उसके अंदर इन्वॉल्व है। वो अलग बात है कि मजबूरी को आप हटा दो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग जिसके अंदर छोटी पोस्ट पे लोग काम करने की तैयार है, तो उनका मतलब गुजारा उनका चल रहा है, उनका वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का काफी हद तक चल रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि उनका फुलफिल हो पाता है सारा गुड्स एंड सर्विसेज की नीड, लेकिन काफ़ी हद तक हो पाती है। तो अब ये देखा जाता है कि जैसे जैसे वक्त और साल आगे आगे बीतता जाएगा, देश में महंगाई आती चली जाएगी, तो हमें जो लेबरर्स हैं उनकी मिनिमम वेजेस को तो रिवाइज करने की जरूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो बेस ईयर जो देखा जाता है दैट इज कंसिडर्ड एज 1986 टू 1987। ठीक है। उसके बाद सीपीआई रूरल लेबर, गांव में जो मजदूर हैं प्रॉपर तरीके से उनको, ये तो एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए था, ठीक है, उसके लिए भी 1986 टू 87। और इस सारे डेटा को कंपाइल करने का काम जो करा जाता है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा करा जाता है। ध्यान से सुनना, सीपीआई के अंतर्गत जो ये इंडस्ट्रियल वर्कर की कैटेगरी है, सीपीआई के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर लेबर की कैटेगरी है, और सीपीआई में जो ये रूरल लेबर्स की कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरीज का डेटा जो है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा कंपाइल करा जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो ये कंबाइंड कैटेगरी बन रखी है जिसका एक बड़ा सा नाम होता है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, और सीपीआई, इसको कंबाइंड भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह लो। 2012 का इसका बेस ईयर यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंबाइंड कैटेगरी है सीपीआई की, इसको, इसके डेटा को कंपाइल करने का काम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, सीएसओ का, जो कि अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू करा था, इस चीज को हम देख चुके हैं 2019 के अंदर, कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है और जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसको मर्ज करके कंबाइन करके एक ही ऑफिस बना दिया जाए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि एनएसओ। ठीक है, जानने वाली बात सिर्फ इसके अंदर इतनी है। सीपीआई तो चलो ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं, एक कॉम्बिनेशन में एक बास्केट बनाकर एक बास्केट बनाता है जिसके अंदर डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई सीपीआई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी होते हैं। ठीक है, सीपीआई का फर्दर सब क्लासिफिकेशन होता है, उसके फर्दर सब इंडेक्सेस होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, रूरल लेबर्स के लिए, और एक कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन के अलावा बाकी सारे के सारे जो कंपाइल करता है वो लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है, और जो कॉम्बिनेशन में जो कंपाइल करा जाता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कंपाइल करा जाता है। ठीक है, अब जब हम इसकी ये कॉम्बिनेशन वाली की बात कर रहे हैं ना, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड, ठीक है, इसके अंदर 448 आइटम्स कवर होते हैं रूरल बास्केट के अंदर, नंबर 1, और 460 आइटम्स कवर होते हैं अर्बन बास्केट के अंदर। ठीक है, यानी कि अर्बन बास्केट की जो वेटेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू रूरल बास्केट। लेकिन अगर हम इसको, भले ही कंबाइंड है और उसने रूरल और अर्बन बास्केट की बात यहाँ पर करी है, लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स 448 और 460 इसको अगर हम कंपेयर करें डब्ल्यूपीआई से, तो यहाँ पर हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 697 कमोडिटीज देखने को मिलती हैं। लेकिन वो सिर्फ कमोडिटीज ही होती हैं, ये सिर्फ गुड्स ही होते हैं, इसके अंदर सर्विसेज की बात नहीं करी जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद बेस ईयर जो कि यूज करा जाता है सीपीआई को देखने के लिए, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करा गया है फ्रॉम द ईयर 2010। ठीक है, 100 आप जानते हो कि टोटल कॉम्बिनेशन में नीचे हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो 100 निकालते हैं। अब वो 2012 तक कर दिया गया शिफ्ट बेस ईयर। अगेन सबका कॉम्बिनेशन जो कमोडिटी जो बास्केट निकलेगा गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन का, उसकी 100% हमारे पास कैलकुलेशन आनी चाहिए। यह भी मैं आपको नीचे बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये हमने कैलकुलेशन करी थी, यस। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, और तीसरा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, इसकी जो टोटल परसेंटेज जो आती है वो आती है 100%, और यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन आती है वो आती है 100%। इसलिए जब भी हम कभी भी बोलते हैं ना बेस ईयर किसी और चैप्टर में जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो हम जनरली किसी पर्टिकुलर ईयर को डेजिग्नेट करके बोल देते हैं बेस ईयर। ठीक है, लेकिन जब हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में बेस ईयर को बोलते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि देखो इन्फ्लेशन में जब वो बेस ईयर किसी भी चीज़ का निकाला जा रहा है तो वो कंटेक्स्ट में निकाला जा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वहां पर ये देखा जाता है कि जो भी उसका बास्केट बनेगा, देखो अगर इंडेक्स है तो ऑब्वियस ही बात है, चाहे फिर वो डब्ल्यूपीआई हो चाहे फिर वो सीपीआई हो, एक बास्केट बनेगा। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, लेकिन यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है,
यहां पर इनके कॉम्बिनेशन जो है बास्केट का, उसका ऐसा ऑब्वियस ही बात है, उसका परसेंटेज निकलेगा 100% में से ये देखा जाएगा कि जो डिवीजन कर रखी है इस बास्केट की, कितने कितने परसेंटेज, कौन कौन से आर्टिकल्स को, कौन कौन से बास्केट्स ऑफ गुड्स, बास्केट इन कंटेक्स्ट ऑफ डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, एंड बास्केट्स ऑफ सर्विसेज एज वेल, ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीपीआई। ठीक है, ये देखा जाएगा कि एलोकेशन कितना है। ठीक है, इसलिए इसको यहां पर ऐसा सेम बोला गया जैसा कि मैंने आपको डब्ल्यूपीआई में दिखा दिया। ये जो बेस ईयर है 2012 है, 2012 इज इक्वल टू 100, क्योंकि इसकी एक कॉम्बिनेशन जो निकाली जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करके वो 100% आनी चाहिए। फॉर कंप्यूटिंग डियरनेस अलाउंस, क्या होती है अर्पित डियरनेस अलाउंस? भत्ता है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर में एक और चीज की बात करेंगे, जैसे मतलब मान लो कि ये ऐसा कह सकते हैं कि सैलरी के ऊपर की मलाई होती है, ये ऐसा कह सकते हैं इसको। अलाउंस कोई भी यही होती है ना, सैलरी के ऊपर की मलाई। ऐसे ही हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, हमारे देश में सरकारी नौकरियों में ये एक चीज देखी जाती है। मैं आपको ये चीज और क्लियर कर देता हूं, ठीक है? पहले ये वाली लाइन खत्म कर लेते हैं। फॉर कंप्यूटिंग डियरनेस अलाउंस सीपीआई को ही यूज करा जाता है, डब्ल्यूपीआई को यूज नहीं करा जाता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सर्विसेज हम ये इग्नोर नहीं कर सकते। इस फैक्ट को बताओ, अर्पित कर सकते हैं क्या कि सर्विसेज जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन डब्ल्यूपीआई के अंदर फिर खराब बात क्या होती है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द कैलकुलेशन ऑफ कमोडिटीज, नॉट सर्विसेज। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा था, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एक चीज होती है ग्रुप ए सर्विसेज के अंदर। देखो, अगर आपको जो सैलरी है उसका कुछ पार्ट आपका ऑब्वियस ही बात है कट होता है, लेकिन ये कट होने के साथ साथ ये पार्ट सरकार आपके बिहाफ पर सेव करती रहती है, और यही चीज़ थोड़ा सा सरकारी अमाउंट मिलाकर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो यही चीज़ आपको पेंशन की फॉर्म में देखने को मिलती है। राइट? इसमें किसी को कोई डाउट? इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब क्या होता है, जब हमें सैलरी मिल रही होती है ना, देखो जिस रेट पर, जिस सैलरी के जो सैलरी हमें मिलना स्टार्ट हुई थी, वो रेट जो है जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करें, मान लो जिस भी साल पर्सन आईएएस आईपीएस आईआरएस कुछ भी बना, जिस साल पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंटर हुआ, उसकी एक सैलरी थी मान लो 85,000, और वो साल चल रहा था साल 2024 या 2025। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन तो एक देखो ऐसी चीज है कि हर वो कुछ महीनों महीनों में भी देखने को मिलती है, और ऑब्वियस सी बात है एक साल में तो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कुछ कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2025 से लेकर 2035 तक या 2045 तक या 2055 तक, अगर पर्सन को जिस सैलरी रेट पर वो भर्ती हुआ था, जब उसको वो मिलती थी, जब उसने ज्वाइन करी सर्विसेज, अगर उसको उसी वही सैलरी अगर ये कंटिन्यू रहे 2035 45 और 55 तक, यानी कि करियर के 10वें साल, 20वें साल और 30वें साल, तो क्या ये जॉब कहीं से भी ल्यूक्रेटिव रहेगी पर्सन के लिए? बताओ, क्या उसका गुजारा हो सकता है फिर इन्फ्लेशन को देखते हुए? बोलो। जितने वो आसानी से मान लो 85,000 जो आज उसके लिए हैं, तो क्या वो 2055 में भी वही 85,000 की कीमत उसके लिए वही रहेगी क्या, चीज़ों को, सामान को देखते हुए, बाजार के अंदर सर्विसेज को देखते हुए? बोलो। नहीं ना? तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, हमें ना सरकारी नौकरियों के अंदर महंगाई भत्ता मिलता है हर 6 महीने में। ये कैलकुलेशन, जो रिपोर्ट्स, जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं इन्फ्लेशन के, इसको देखते देखते जो भी महंगाई जिस हिसाब से चल रही होती है,
उसको देखते हुए हर 6 मंथ में आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी सैलरी का कुछ पार्ट इंक्रीज होता रहता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई भत्ते के हिसाब से। और फिर इसी के लिए कुछ सालों बाद प्रेसिडेंट एक कमीशन का गठन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हर 5 साल में एक बार गठन होता है इसका, क्या नाम होता है अर्पित इसका? क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको? पे कमीशन। पे कमीशन। अभी हमारे देश में कौन सी पे कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू चल रही हैं? अभी लेटेस्ट कौन सी थी? सेवेंथ। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बात याद रखना आप सब लोग, हम पढ़ेंगे वैसे इसको, डोंट वरी, पॉलिटी के कंटेक्स में, लेकिन पॉलिटी से भी ज़्यादा इकोनॉमी के कंटेक्स में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पे कमीशन जब तक, जैसे मतलब मान लो मिसबा किसी का गठन हुआ है ना फॉर एग्जांपल ये, तो मान लो कि अगली कमीशन जब तक, ये 8th वाली जब तक नहीं आती है, तो अर्पित इसकी रिकमेंडेशन ना तब तक जब तक 8th नहीं बनती, और 8th बनने के बाद अपनी वो रिकमेंडेशन देते, तो इसके पॉइंट तब तक जितने सालों के लिए एग्जाम्स होते रहेंगे ना तब तक वैलिड रहते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे मतलब मान लो कि 12th 5 ईयर प्लान जब चलता था, अब तो 5 ईयर प्लान स्क्रैप हो गए हैं, तो जब तक 13th 5 ईयर प्लान अगर नहीं आता, तो तब तक 12th 5 ईयर प्लान की बातें लागू होंगी कि नहीं होंगी, मतलब तो वो चीज़ें कैंडिडेट को पता होना चाहिए, इतना एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, ये चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट 2015 से WPI को तो बिल्कुल ये भूल ही गए हैं। भूल गए मतलब अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें सर्विसेज जो है उसको तो देखा ही नहीं जाता है उसकी बास्केट के अंदर, 697 कमोडिटीज़ के अंदर। लेकिन अब वो ना CPI कंबाइंड को यूज़ करते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं, और CPI कंबाइंड को वो जो यूज़ करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये चीज़ सुझाव जो दिया था सरकार को उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर दिया गया था इसमें। लेकिन याद रखना, कॉम्बिनेशन के अंदर रूरल बास्केट और अर्बन बास्केट के अंदर सेम गुड्स नहीं है। अर्बन बास्केट के अंदर आपको ज़्यादा देखेंगे, 12 गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा हैं, आइटम्स 460 इसके अंदर है और 448 इसके अंदर है। तो बस क्वेश्चन अगर अगर आपको बन जाए WPI से रिलेटेड, मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर सर्विस इंक्लूड नहीं होती हैं, उसके अंदर 697 कमोडिटीज़ हैं, तो क्या हमें वो पता होनी चाहिए? जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बोला था, बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसके अंदर जो भी ऑप्शंस आएंगे ना, 7, 8, 9, कुछ भी UPSC कितने भी ऑप्शंस बनाते, और उसके बाद फिर वो कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे 1, 2, 4, 6, 7 ओनली, ऐसा करके 4, मतलब जो वो पूछता है वैसे पूछ ले। तो उसके अंदर से सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन सी सिर्फ सर्विसेज हैं। सर्विसेज को एलिमिनेट करो, आप अपने आप WPI तक पहुंचाओगे। और उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज बात मैंने आपको ये भी बता दी थी, ये टेबल से भी आप सॉल्व कर सकते हो। प्राइमरी आर्टिकल्स के आप ये देखो कि उसके अंदर कुछ सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स की बात करी गई है क्या, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल की बात करी गई है क्या, या कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं क्या। बस सर्विसेज उनको एलिमिनेट करना है बस आपको, आप WPI तक पहुंचाओगे। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन CPI कंबाइंड, इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये CPI कंबाइंड के बेसिस पे निकलती है। कुल मिलाकर हमारी डिस्कशन में हमने कंक्लूड अभी क्या करा है CPI के कंटेक्स में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंटेक्स में, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कैलकुलेट करा जाता है। इसके 4 फर्दर सब इंडेक्सेस होते थे जिनके अलग अलग टाइम पे बेस ईयर्स जो डिसाइड करे गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसका एक ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो, वो ये सारे के सारे डेटा को कंपाइल करता था। लेकिन प्रेजेंटली सरकार अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए ये देखने के लिए कि जो, क्योंकि इसके अंदर तो कॉम्बिनेशन में तो सब कुछ ही है ना, कि जो मजदूर वगैरह हैं, चाहे वो शहरों में काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, चाहे वो गाँव में काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस को रिवाइज करना या कुछ भी करना, मतलब एक कैटेगरी ऑफ ऐसा बास्केट को ये देखना कि देश में महंगाई जो है, तो महंगाई को देखते हुए क्या सब लोग उतने गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनका गुजारा चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, ये चीज़ देखना। अब जो रिलेटिव वेट्स है ना CPI के अंदर, वो हम देखते हैं। जब ये पुराना बेस ईयर था, एक तब से देखेंगे 2004-05 से, और अब जो बेस ईयर इंक्लूड करा गया 2011-12, तब हम एक उससे देखेंगे। नंबर 1, फूड एंड बेवरेजेस, इसको कितना वेट दिया गया है?
47.6%, पुराने बेस ईयर के अंतर्गत। अब 45.86%, ये डिक्रीज हो गया है। पान, बीटल लीव्स, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, इसका वेट इंक्रीज हो गया 2.1 से लेकर 2.38%। मतलब ये इंक्रीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना, जैसा कि हमने WPI के अंदर टेबल देखा था वेटेज का, पुराने बेस ईयर के कंपैरिजन में नए बेस ईयर में अलग अलग कैटेगरीज को कितनी कितनी वेटेज दी गई है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, ये भी इंक्रीज हुआ है 4.7 से लेकर 6.53। हाउसिंग इंक्रीज हुआ है 9.8 से लेकर 10.07। फ्यूल एंड लाइट, ये डिक्रीज हुआ है 9.5 से नीचे खिसक गया 6.84। और जितने भी मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज हैं 26.3% टू 28.32%। कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली बात है, पुराने बेस ईयर के हिसाब से भी ये बास्केट भी 100% थी इन सबको मिलाकर, और ये बास्केट भी 100% ही है। देखने वाली बात सिर्फ इतनी, अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये वाले इंक्रीज वाले नहीं, डिक्रीज वाले याद कर लो, बाकी सब तो आप बता ही दोगे कि बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। ये ठीक है, क्या हुआ है, फ्यूल एंड लाइट, इसकी वेटेज डिक्रीज हुई है, और फूड, फ्यूल एंड लाइट, इसकी वेटेज डिक्रीज हुई है, और फ्यूल एंड बेवरेजेस, ये याद रखना। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन वही वाली बात है, पता होना चाहिए। लोगों को CPI ही नहीं पता रहता तो फिर ये इंडेक्स बताने में उनको दिक्कत आ सकती है पेपर के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और, अब आप ये कहोगे कि हमने CPI में भी देखा, WPI के अंदर भी देखा, क्या हमें ये वेटेजेस किससे कितनी इंक्रीज हुई है, क्या हमें याद करना है? जी हाँ, बिल्कुल, ये वाला पार्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पूरा पूरा परसेंटेज टर्म्स में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बेस ईयर अब हाल फिलहाल में सरकार का ऐसा कोई भी दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है कि वो बेस ईयर को एक और शिफ्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये मेंस ओरिएंटेड कहीं पर कोट करने के लिए कभी कुछ आएगा ना, तो आपके आंसर में वजन होना चाहिए, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी एक स्टैटिस्टिक्स को कोट करके ही हो पाती है, आपको कुछ आंकड़े पेश करने पड़ेंगे अपने आंसर में वजन डालने के लिए। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट के अंदर आपको ये WPI का टेबल, क्या इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, ये सारी परसेंटेजेस, ये आपको ठोस तरीके से याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और एक ये याद होना चाहिए आपको CPI का पूरा ये बास्केट। ठीक है, और प्रीवियस बेस ईयर से लेकर करंट बेस ईयर में CPI और WPI के कौन कौन से आइटम्स की क्या क्या वेटेज बढ़ी है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ठोस तरीके से पता होना चाहिए परसेंटेज वाइज पूरा। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज़ देखने वाली है, कुछ समझने वाली है, कि हाउसिंग कंपोनेंट जो है ना, उसको इंक्लूड ही नहीं करा गया है अंडर CPI। रूरल कैटेगरी की बात चल रही है, कहीं इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको ये यहाँ पर लिखा तो है हाउसिंग कंपोनेंट ये वाला। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो CPI रूरल इंडेक्स है अंडर ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ CPI, उसके अंदर हाउसिंग कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करा गया है। जो वेट है फूड एंड बेवरेजेस का, वो ज़्यादा है इन केस ऑफ CPI रूरल, 54.2% है, एज कम्पेयर टू CPI अर्बन, उसके अंदर 36.3% है। अब इसका टेबल राइटर ने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि फिर आप रूरल को भी कंपेयर कर रहे हो, अर्बन को भी कंपेयर कर रहे हो, ये सारे आइटम्स भी लाने पड़ते, फिर उनका बेस ईयर पुराना, और फिर अर्बन वालों का पूरा बेस ईयर, और फिर नया बेस ईयर, वो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। तो यहाँ पर बुक के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स मिल गए कि सिर्फ आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। हाउसिंग कंपोनेंट CPI रूरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। वेट जो है फूड्स एंड बेवरेजेस का, वो CPI रूरल के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CPI अर्बन। और जो वेट है फ्यूल एंड लाइट का, नई CPI सीरीज जब से आई है वो डिक्रीज हो गया है, और सिर्फ यहाँ पर फ्यूल एंड लाइट नहीं, फूड एंड बेवरेजेस ऑल्सो, जैसे कि हमें ऊपर दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, फूड्स एंड बेवरेजेस ऑल्सो, इसका भी डिक्रीज हुआ है, आपके सामने है, देखो ये रहा, और एक ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें CPI फूड इंडेक्स, इसको रिलीज करा जाता है CSO के द्वारा 2014 से ही। इसको पॉइंट टू पॉइंट मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करा जाता है, कंप्यूट करा जाता है, सेम बेस ईयर को लेते हुए 2012। ठीक है, जैसा कि हम लोग ओवरऑल CPI के केस में लेते हैं। जब हम CPI फूड इंडेक्स देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर
हमने WPI फूड इंडेक्स देखा था, मैंने उसके अंदर आपको एक बात बताई थी, इसको हालांकि पब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसमें याद रखना बेसिक लेवल पे क्वेश्चन अगर कोई बनेगा या स्टेटमेंट आएगी तो इसको CSO रिलीज करता है। हमने जैसा कि WPI में बात करी थी, ऐसे ही हम CPI में अगर ये देखें कि यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं हमारे सामने 448 आइटम्स रूरल बास्केट के अंदर और 460 आइटम्स अर्बन बास्केट के अंदर। ये जो 448 आइटम्स हैं रूरल कैटेगरी में और 460 आइटम्स जो हैं अर्बन कैटेगरी के अंदर अंतर्गत, इसके अंदर बेसिकली फूड कंजम्पशन वाले आइटम्स कौन से हैं उनको हमें देखना है कि जो वो बेसिक फूड आइटम्स जो हैं उनको क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर पा रहा है महंगाई के हिसाब से, क्या उसकी वेजेस इतनी हैं, सैलरी की दर के हिसाब से क्या वो इन सारे बास्केट में से फूड आइटम्स को कंज्यूम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर आप कहोगे WPI के अंदर भी हमने ये वाली बात करी थी, उसमें हमें WPI के अंदर 697 कमोडिटीज़ के अंदर हमें पता था कि सारे के सारे फूड आइटम्स नहीं है। जैसे उसके अंदर कोल की बात करी गई थी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी गई थी, ठीक है। तो वो सारे के सारे कंजम्पशन के आइटम थोड़ी ना होते कि हम बिजली और कोयला वगैरह खाते थोड़ी ना है। तो उसके अंदर हमें ये देखना था कि इस 697 कैटेगरीज के अंदर जो खाने पीने का जो सामान है क्या लोग वो बेसिक तरीके से अफोर्ड कर पाते हैं। और जो ये WPI CPI जो बनता है, डेफिनेटली आप इतना तो जानते ही होगे ना कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या कुछ आइटम्स जो हैं वो दोनों जगह पर हमें देखने को मिलते हैं क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर भी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर भी, बताओ कुछ ऐसे कॉमन आइटम्स होंगे क्या इसके अंदर, या फिर सारे के सारे अलग हैं, इसके बिल्कुल अलग और इसके बिल्कुल अलग। बताओ कुछ कॉमन है, ये देख लो ना, यहाँ पर नाम देख लो, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ऑयल्स हो गए, ये सारे के सारे कुछ कुछ कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि 697 उनके प्रोडक्ट कैटेगरी बिल्कुल ही अलग है जो कि CPI से बिल्कुल ही ज़्यादा मैच नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन है। लेकिन WPI के अंदर दोस्तों एक दिक्कत ये थी, क्या थी कि जब हम ये कैटेगरी को देख रहे थे ना, हमने भी WPI का फूड इंडेक्स इसलिए निकाला था क्योंकि WPI के अंदर ये जो कुछ कुछ ऐसी कोल और इलेक्ट्रिसिटी जैसी जो चीज़ें आ गई थी, इसको इंसान कंज्यूम नहीं करता है, तो उसको हटाकर जो फूड आइटम्स है ये देखना कि क्या पर्सन इन्फ्लेशन की दर के हिसाब से इतनी इनकम जुटा पाता है क्या कि इन फूड आइटम्स को वो अफोर्ड कर सके। अब CPI में लेवल हमारा इस चीज़ को एनालाइज करने का और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, ये जो रूरल एरियाज के अंदर ये जो 448 आइटम्स की बात हो रही है और अर्बन एरियाज के अंदर ये जो 460 आइटम्स की बात हो रही है, इसके अंदर ये आइटम्स गुड्स प्लस सर्विसेज को लेकर चल रहे हैं। अब हमें सर्विसेज को यहां पर हटाना है, गुड्स को भी हटाना है, इनको छांटकर इसमें से सर्विस को तो हटा ही दो, सिर्फ फूड आइटम्स को निकालना है। इस 448 आइटम्स की बास्केट जो कि रूरल एरियाज के लिए यूज होती है, इसमें से फूड आइटम को देखना है। इस 460 आइटम्स की बास्केट जो कि अर्बन एरियाज के लिए यूज होती है, उसके अंदर हमें सर्विसेज को और ऐसे गुड्स को हटाकर पूरी की पूरी बात करनी है जो कि सिर्फ फूड आइटम्स के ऊपर बात करें, ठीक है। तो यहां पर ये देखा गया। अब इसकी एनालिसिस पे अगर हम लोग आए कि जो सीरियल्स एंड जो प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है, इट कैरीज द हाईएस्ट वेट 34.2% जब हम लोग CPI फूड इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। अदर सब ग्रुप्स जो कि इस कैलकुलेशन में यूज होते हैं CPI फूड इंडेक्स में, वो क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, वेजिटेबल्स की कैटेगरी, ऑयल्स एंड फैट्स की कैटेगरी, एग्स, फिश एंड मीट एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वेट कैरी करता है वो इसके अंदर सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन याद रखना, जो हमने WPI के फूड इंडेक्स के कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ी थी कि इट इज़ जस्ट 2.9%, ठीक है।
और बिल्कुल इससे प्रीवियस ईयर में 9.1% थी। हमारे देश में अगर आपसे कोई सिंपल सवाल ये पूछ ले कि फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तब हम उसके अंदर जान लेंगे कि अगर जैसे मतलब मान लो इसने हमें इस ईयर का ये दिया है, प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है 2.9%, तो अब इस साल होकर कितना निकलेगा ये हमें इकोनॉमिक सर्वे बता देगा। ठीक है, उसके लिए अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, उनके कंपाइलेशन पे हम एक ही बार में रिलाई कर सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और है, एक इंडेक्स और है। ऊपर वाली सारी बातें आपको समझ में आ गई? मतलब इन कैलकुलेशंस में या फिर इन एनालिसिस में भटक तो नहीं गए कि क्या स्टैटिस्टिक्स है क्या नहीं है? बताओ, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो यहाँ पर। सबको समझ में आया? बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है सबका? ठीक है। तो दोस्तों, ग्लोबली ये जो FAO है, व्हाट इज दिस FAO? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक अपना फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है। ठीक है, इसको हम लोग FFPI कहते हैं। माइंड यू, इसके बारे में क्वेश्चन बड़े सारे स्टेट PSCs में आपको देखने को मिलेगा, बहुत बेसिक तरीके से ना। एक दो स्टेट PSC के क्वेश्चन पेपर में, आई थिंक MP या UP में ही मैंने देख रखा है, उन्होंने ये पूछ लिया था कि FFPI की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस दे रखे थे नीचे, लेकिन वो वही वही वाली बात है ना कि थोड़ा सा किसी F वर्ड को अलग कर दे, वो P वर्ड को अलग कर दे, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन दिखाने, मतलब उनके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि उनको अपने ऊपर विश्वास ना हो। ठीक है, लेकिन आपको फिलहाल ये याद रखना है कि FAO का फूड प्राइस इंडेक्स FFPI, इसको रिलीज कराया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करता है। हम लोग यहाँ पर, मतलब ये संस्था यहाँ पर क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर पर्पस क्या है? सेम चीज़ें जैसे कि फूड प्राइस इंडेक्स का हम लोग अपने देश में बास्केट बनाते हैं ना फूड कमोडिटीज़ का, बिल्कुल यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कॉमन है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइजेस के हिसाब से ना एक प्रॉपर बास्केट बनाया जाता है उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि इंटरनेशनली, सॉरी नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स का, जो इंटरनेशनली वर्ल्ड की 50% से ज्यादा संख्या कंज्यूम कर रही है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, इंटरनेशनली प्राइजेस को देखते हुए, यानी कि यहां पर इंटरनेशनली प्राइजेस का मतलब क्या है मिसबा? क्या है यहां पर इंटरनेशनल इन्फ्लेशन? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब प्राइजेस बढ़ते हैं उसको तो हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, जब प्राइजेस गिरते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोअर इन्फ्लेशन या नेगेटिव इन्फ्लेशन, क्या कहेंगे हम उसको? डिफ्लेशन। और एक बात और याद रखना, आने वाले लेक्चर्स के अंदर काम आएगी। कोई भी इकोनॉमी, आई रिपीट, कोई भी इकोनॉमी अपने 3 फेजेस में काम करती है और उसी 3 फेजेस में वो ऊपर नीचे होती रहती है। एक होता है इकोनॉमी के अंदर स्टैग्नेशन, जब इकोनॉमिक ग्रोथ ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ठीक है, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का डिक्लाइन होना, जब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, दैट बिकम्स डिप्रेशन। और जब इकोनॉमी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक बूम। ये 3 फेजेस होते हैं इकोनॉमी के रन करने के। इकोनॉमी ऐसे ही वर्क कर रही होती है, या तो वो ऐसे जाएगी, या वो ऐसे 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 जाती रहेगी, या फिर वो डिक्लाइन कर जाती है। ये जनरल 3 फेजेस थे, याद रखना। ठीक है, मैंने कहीं पर एक क्वेश्चन देखा था कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द 3 जनरल फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी, जहां पर इकोनॉमी अपने वर्क करती है लोएस्ट पोटेंशियल पर, नो पोटेंशियल पर और फुल पोटेंशियल पर, तो उसको कहते क्या है? तो ऐसा मैंने कहीं पर एक क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने आपको बताया ये वाली चीज़। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द एवरेज ऑफ 5 कमोडिटी ग्रुप इंडाइसेस। ये अभी 0.5 कुछ नहीं है, 5 कमोडिटी ग्रुप इंडाइसेस। क्या क्या है वो? 5 सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल नंबर 2, मीट नंबर 3, डेयरी प्रोडक्ट्स नंबर 4,
एंड शुगर नंबर 5। ये याद रखना, ये पांचों आपको याद होने चाहिए, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, एवरेज तौर पर इसके पॉइंट वाइज में अगर हम लोग निकालें, इट इज 127.1 पॉइंट्स इन मई 2021। अब ये आंकड़े हैं, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो कि 4.8% हायर इसके पॉइंट्स निकल कर आए हमें एज कम्पेयर टू अप्रैल 2021। अब आप कहोगे ये इतनी जल्दी कैसे रिलीज हो रहा है? ये इतनी जल्दी की बात नहीं है। कोई भी इंडेक्स हो, हमने क्या पढ़ा है, वो कैसे रिलीज होता है, किसके बेसिस पर? मंथली बेसिस पर। हमारे देश में भी सीपीआई डब्ल्यूपीआई के मंथली बेसिस पर रिलीज होते हैं? बताओ, बोलो, कि ईयरली पर होते हैं, क्वार्टरली पर होते हैं, वीकली पर होते हैं? मंथली पर। पहले कब होते थे अर्पित? डब्ल्यूपीआई पहले कब रिलीज होता था? है अर्पित, पहले कब रिलीज होता था? वीकली बेसिस पर, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट वैसा पूछ रहा हूँ, यहाँ पर हमने पढ़ा था इसको। लेट मी शो यू, ये रहा। प्रीवियसली इट वॉज वीकली बेसिस, नाउ ये ध्यान से देखना, ये मंथली बेसिस डब्ल्यूपीआई, भूलना मत इसको, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही नंबर गलत करवा देती, ये कटवा देती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस, ठीक है, दो हो गए। उसके बाद जो हमने ये पढ़ा था, सीपीआई फूड इंडेक्स मंथली बेसिस। उसके बाद जब हम एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे हैं, अगेन मंथली बेसिस। एक कंपैरिजन करते हैं अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का। बेस ईयर यहां पर 2011-12 को रखा गया डब्ल्यूपीआई में, सीपीआई में कंबाइंड में, क्योंकि कंबाइंड ही यूज होता है अभी, उसमें 2012। नंबर ऑफ कमोडिटी 697 प्रोडक्ट्स। इसके अंदर ऑन एन एवरेज जो निकाला जाता है सीपीआई कंबाइंड के अंदर, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने जो रूरल अलग पढ़ा है वो अलग पढ़ा है, ये एक नया पिक्चर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर 200 वेटेड आइटम्स को रखा जाता है सीपीआई कंबाइंड कैटेगरी के अंदर। आई एग्री, ये ऊपर ये नंबर गिवन नहीं था आपको। सर्विसेज, यहाँ पर सिर्फ गुड्स देखे जाते हैं, यहाँ पर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। वेट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स क्या है? फूड आइटम्स की बहुत कम वेटेज होती है डब्ल्यूपीआई, अराउंड 22%, जबकि सीपीआई के अंदर इट इज अराउंड मोर देन डबल, 46%। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कैसा देखा जाता है? जैसा कि हमने बात करी थी, डब्ल्यूपीआई जो है वो मेजर करता है इन्फ्लेशन को एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सीपीआई मेजर करता है इन्फ्लेशन को ओनली एट द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। याद है हम लोगों ने एक बात करी थी, यहां पर मुझे बताओ एक्स फैक्ट्री प्राइजेस पर किसको देखा जाएगा, डब्ल्यूपीआई को कि सीपीआई को? लेकिन शाइनी, फिर दिक्कत वाली बात क्या है? डब्ल्यूपीआई को चलो एक्स फैक्ट्री प्राइजेस पर देख भी लिया, फिर दिक्कत वाली बात क्या है कि कंज्यूमर्स के हाथ में जब प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं उसके अंदर तो इंडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है ना। और दूसरी गड़बड़ी वाली चीज़ क्या है सौगंधा? डब्ल्यूपीआई में एक चीज़ मिसिंग क्या होती है, जिसका इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है लेकिन डब्ल्यूपीआई नहीं दिखाता वो चीज़ हमें पिक्चर। अर्पित, क्या है वो चीज़ कि डब्ल्यूपीआई जो पिक्चर शो नहीं करता लेकिन जिसका प्रभाव कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है? बोलो अर्पित। सर्विसेज की कॉस्ट, ठीक है। डेटा कलेक्शन सेंट्रलाइज लेवल पे कलेक्शन होती है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीपीआई कंबाइंड के अंदर क्योंकि रूरल इंडेक्स अर्बन इंडेक्स अलग अलग हैं, तो 1181 गांव को चुना जाता है और 310 शहरों को। टाइम लैग, यहाँ पर टाइम लैग काफ़ी कम है, डेटा आर अवेलेबल रिलेटिवली क्विकर। टाइम लैग काफ़ी होता है, ऑब्वियसली बात है, कलेक्शन दो एरियाज से करनी है इस वजह से, ठीक है। और काफ़ी, और इन दो एरियाज भी मतलब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गांव एक शहर, नहीं, 310 1181 गांव। रेट ऑफ इन्फ्लेशन,
जब हम WPI के बेसिस पर इन्फ्लेशन का रेट निकालते हैं ना, तो जनरली हमें लोअर इन्फ्लेशन रेट्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमिस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से ये वाला पैरामीटर आपके सामने रखा गया है कि जब इकोनॉमिस्ट ना WPI को यूज करते हैं इन्फ्लेशन को देखने के लिए, तो वो जनरली लोअर निकल कर आती है। ऑब्वियस ये बात आएगी क्योंकि अगेन यहाँ पर कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? एंड सर्विस कॉस्ट। शाबाश। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि CPI के बेसिस पर निकलती है, इट इज जनरली हाई एज कम्पेयर टू WPI बेस्ड इन्फ्लेशन। अब पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं CPI एक बेटर मेजर है इन्फ्लेशन का एज कम्पेयर टू WPI, और ये ज़्यादा रिलायबल है अगर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेने हो देश में तो। अब मुझे क्या बताओ, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस कौन लेता है? हाँ, आप बोल सकते हो कि शायद नहीं, कोई बात नहीं, RBI हमारे देश की बात ही, हमारे देश की बात ही चल रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर वर्ड होता मिसबा फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, तो उसको कौन लेता? गवर्नमेंट। ये भूलना मत प्लीज, मैं बता रहा हूँ, ये दो दो नंबर बेफालतू में ऐसे ही खो जाते हैं। और अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इतना अपने अब ये जो CPI और WPI की जो नॉलेज है, इतनी अपनी नॉलेज कंठस्थ करने के बाद, ये सारे टेबल करने के बाद, अब आप कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा बस ऊपर नीचे होगा, जो कि आगे वाले चैप्टर्स के अंदर हम जानेंगे, कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी आपकी नॉलेज में, डोंट वरी। लेकिन इतना करने के बाद अब आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज कर लो। WPI CPI मैं जानता हूँ 99% लोग UPSC की प्रिपरेशन करने वाले नहीं जानते इस कंसेप्ट को, अभी तक नहीं जानते थे, या फिर बहुत लोग अभी भी नहीं जानते होंगे। लेकिन अब तो ये लेक्चर्स वैसे भी मैं, कोई मेरा प्लान है ही नहीं, पहली बात है यूट्यूब पे अब ये फ्री में डालने का। तो बात सिंपल सी है कि अब आप कोई सा भी मेंस ओरिएंटेड या प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आप उठा लो, तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप CPI और WPI से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और अगर एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है, वाई CPI इज कंसिडर्ड एज अ बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू WPI। अब लेकिन आप इसको आराम से लिख सकते हो, बहुत आराम से, ठीक है। इसको लेकिन रिवाइज करने, सारे आंकड़े आपको कंठस्थ तरीके से पता होने चाहिए। आगे बढ़ते चलोगे इकोनॉमिक्स में, अभी ये सिर्फ चैप्टर 5 है, 20 चैप्टर अभी और होते हैं हमारे इस बुक के अंदर। सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी करने तो हैं ही सारे। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और फिर यू विल बी इन अ पोजिशन कि हमें तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन ही याद नहीं आ रही, हम तो 20वें चैप्टर पे पहुंच गए, ठीक है। और एक अच्छी बात और, ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन वही है ना कि मैं एक पर्टिकुलर सोर्स पे तो ट्रस्ट पूरी तरीके से करता ही नहीं हूँ। गवर्नमेंट बजट का चैप्टर इस बुक के अंदर गिवन ही नहीं है, वो सिर्फ हमें CV सचदेवा से ही देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट बजट का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इस बुक के अंदर डाला ही नहीं गया है, सोच के देखो। तो इसलिए बस यही आपके फ़ायदे हैं कि मतलब मैं जो अलग अलग एंगल से जो एनालाइज करता हूँ कि कुछ भी चीज़ मिस नहीं हुई। जब करवाने को तो मैं ये बुक करवा दूँ, मैं तो साइलेंट होकर बैठ जाऊँ, गवर्नमेंट बजट नहीं करना या फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जो इस बुक के अंदर उसी को कर लो, तो आप तो वही मानोगे जो मैं आपको रास्ता दिखाता रहूँगा। तो बात उसकी नहीं होती, क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑन रिकॉर्ड में, ये वाली चीज़ अगर मैं बोलूँ कि देखो, जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हो ना, स्पेशली कोई किसी को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हो, तो उसमें आपको सारी चीज़ें जितना आप जानते हो वो सारी सामने वाले को प्रेजेंट करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या कि पर्सन एक बार अगर कहीं से ठोकर लगने के बाद अगर कहीं आ जाए ना, तो बात सिर्फ कोचिंग या दोबारा पैसे खर्च करने की नहीं होती है, पर्सन का ना मनोबल खो जाता है, उसका हौसले टूट जाते हैं। क्योंकि उसको ये लगता है 1 साल की कोचिंग करने के बाद भी कुछ भी नहीं सीखने को मिला, एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, कहने को सिलेबस ख़त्म हो गया लेकिन प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर पर्सन नई कोचिंग जाने का ना, या किसी और से कुछ भी सीखने का, वो जज्बा दोबारा जमा नहीं कर पाता है। उसको ये लगता है कि हर जगह सिर्फ ये बिजनेस ही है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब खुद ही प्रिपरेशन करना पड़ता है, और इस प्रिपरेशन के समंदर में मैं लॉस्ट हो गया हूँ या लॉस्ट हो गई हूँ। बताओ सुगंधा, गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही हुआ ना तुम्हारे साथ?
हर किसी के पास इतना मोटिवेशन नहीं होता कि दोबारा फिर वो यार मतलब ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर दोबारा बेसिक लेवल से प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, 1.5 साल बर्बाद हो गया मेरे। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप एक ही बार में प्रिपरेशन करके निकाल लो उसको, घर पे मत बैठे रहो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।